युद्ध में आराम शाह को पराजित करके ये दिल्ली सल्तनत के अगले शासक के रूप में सामने आते हैं। हालांकि यह भी गुलाम थे और इन्होंने सुल्तान के पद को स्वीकृति प्रदान करने के लिए 1229 ईस्वी में खलीफा अल मुंतसिर बिलाल से दास्ता मुक्ति पत्र प्राप्त की और दिल्ली सल्तनत के वैधानिक सुल्तान बन गए। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दिल्ली सुल्तान की उपाधि धारण की, यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले सुल्तान की उपाधि प्राप्त किया। और खलीफा से जो है मान्यता प्राप्त करने वाला, सुल्तान की मान्यता प्राप्त करने वाला यह मुस्लिम शासकों में सबसे पहला शासक ऐसा था जिसने खलीफा से अपनी दास्ता को मुक्त करने के लिए मान्यता प्राप्त की थी। और इस तरह से ये दिल्ली की सुल्तान के रूप में 1229 ईस्वी में खलीफा अल मुंतसिर बिलाल से ये आज्ञा लेकर सुल्तान का पद धारण करते हैं। पद धारण किया और ऐसा करने वाले ये भारत में प्रथम थे। प्रथम ऐसे शासक थे जिसने खलीफा से सुल्तान पद की वैधता को प्राप्त किया और मुस्लिम शासकों में से भी ये प्रथम व्यक्ति थे। मुस्लिम शासकों में प्रथम। और जब ये दिल्ली की सल्तनत पर अधिकार शासक बन जाते हैं तब ये अपनी जो राजधानी होती है, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी, जिसको बदल कर यह दिल्ली कर देते हैं। राजधानी परिवर्तन कर उसको दिल्ली ले आते हैं। दिल्ली ऐबक के टाइम में लाहौर राजधानी थी, जिसको ये बदल कर राजधानी परिवर्तन कर दिल्ली ले आते हैं। और इन्हीं के बाद दिल्ली जो है हमारे जो शासन व्यवस्था है उसका मुख्य केंद्र बिंदु बन जाती है और दिल्ली जो है दिल्ली सल्तनत का एक केंद्र के रूप में सामने आती है। तो यह मैंने आपको इनके अभी तक के जो जीवनी के बारे में बताया, प्रारंभिक जीवन के रूप में बताया कि किस तरह से ये दास बनने की क्या प्रक्रिया थी उसके बारे में बताया। दास बनने के बाद फिर किस तरह से ऐबक के ये दास बने और इसी कारण इनको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। एक उपाधि इनके लिए आती है गुलामों का गुलाम इसलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद दास थे मोहम्मद गौरी के और ऐबक के द्वारा इनको खरीदा गया था दास के रूप में, इसलिए इन्हें गुलामों का गुलाम की संज्ञा भी दी जाती है। तो अपनी योग्यता के बल पर ये धीरे धीरे हम देखते हैं कि बदायूं के इक़्तिदार बनते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी एक पुत्री का विवाह भी इनके साथ कराते हैं। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह के साथ इनका युद्ध होता है और इस युद्ध में जो युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में ये विजयी होते हैं और दिल्ली सल्तनत के शासक बन जाते हैं। तो शासक बनने के बाद इन्होंने जो सुल्तान की जो पद है, सुल्तान का पद धारण किया है और इसके लिए खलीफा अल मुंतसिर बिलाल से ये इसकी आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं, जिसको कहा जाता है खिलहत, जिसको इस्लाम में खिलहत कहा जाता है। और खिलहत के द्वारा ये भारत में प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो सुल्तान बने, सुल्तान का पद धारण किया और मुस्लिम शासकों में भी यह प्रथम व्यक्ति थे। सुल्तान के
दिल्ली सल्तनत के शासक बनने के बाद इन्होंने पहला काम राजधानी परिवर्तन किया और ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी, जिसको बदलकर इसने दिल्ली किया और इस तरह से दिल्ली जो है दिल्ली सल्तनत का केंद्र बन गई। तो यह एक प्रारंभिक जीवनी थी। इनके समय में जो शासन काल था, इतिहासकारों के द्वारा उसे 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल को हम लोग 3 भागों में बांट के देखते हैं। 1210 से 1236 ईस्वी का जो शासनकाल है, इतिहासकारों के द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग होता है 1210 से लेकर 1220 ईस्वी तक, और यह काल इनके लिए अपने विरोधियों के दमन करने में रहता है। विरोधियों का दमन इसलिए कि दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने के लिए बहुत सारे स्वतंत्र शासक प्रयासरत थे और उससे अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना पहली प्राथमिकता थी। तो इनका जो प्रारंभिक शासनकाल जो होता है 1210 से 1220 ईस्वी तक, वह अपने विरोधियों के दमन करने में बीतता है। दूसरा शासनकाल होता है 1221 से लेकर 1229-30 ईस्वी तक। 1221 से 1229-30 ईस्वी का जो काल होता है, इस समय हम देखते हैं कि चंगेज खान जो मंगोल आक्रमणकारी होते हैं, उसका हमला भारतीय प्रदेशों पर होता है। तो मंगोल के आक्रमण से अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना, यह जो है इनका यह शासनकाल इस काल में देखा जाता है। इनका जो तीसरा शासनकाल होता है, जिसको हम लोग 3 भागों में हमने बताया डिवाइड करते हैं। तीसरा होता है 1229 से 1236 ईस्वी तक। 1229 से 1236 ईस्वी तक के काल में इसने प्रशासनिक सत्ता को सुदृढ़ करना शुरू किया, उसको मजबूती प्रदान की और अपने आसपास के क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त करने का काम किया। तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। 1210 से 1236 को, इनके शासनकाल को हम लोग 3 भागों में बांट के देखते हैं। पहला प्रथम काल जो होता है, प्रथम चरण 3 चरण में बांटते हैं। प्रथम चरण होता है 1210 से 1220 ईस्वी तक, जिसमें हम देखते हैं कि ये विरोधियों का दमन करते हैं। विरोधियों का दमन होता है, विरोधियों का दमन किया जाता है। दूसरा चरण होता है इनके शासनकाल का, द्वितीय चरण जो होते हैं वह होता है 1220 से ईस्वी से लेकर 1229 ईस्वी तक, 1229 ईस्वी तक। और इस काल में हम देखते हैं कि यह मंगोल आक्रमण से अपनी सुरक्षा करने में लगते हैं। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा करने में, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा में यह समय बीतता है। तीसरा जो काल होता है तृतीय चरण, जिसको कहा जाता है। तृतीय चरण में हम देखते हैं कि 1229 से लेकर 1236 ईस्वी तक इनकी मृत्यु तक का जो काल होता है, वो प्रशासनिक सुधार और सत्ता सुदृढ़ीकरण में होता है। सत्ता को सुदृढ़ करने में बीतता है, सत्ता को सुदृढ़ किया जाता है इस काल में। तो इस तरह से इनके जो शासनकाल है, संपूर्ण शासनकाल को हम लोग 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला भाग होता है 1210 से, पहला चरण 1210 से 1220 ईस्वी तक। द्वितीय चरण होता है 1220 से 1229 ईस्वी तक, और तीसरा चरण होता है 1229 से 1236 ईस्वी तक। 1210 से 1220 में विरोधियों का दमन किया जाता है, और इस समय जो इनके विरोधी होते हैं वह होते हैं, पहले जो विरोधी होते हैं